नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार अपना जो बिहार बोर्ड के सिलेबस में भारत में राष्ट्रवाद है उसका जो दूसरा चैप्टर है वो चल रहा है, जिसमें से हमें आज वामपंथी इससे पिछली कक्षा में हमने जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा है। उसी प्रकार से एक और पार्टी है जो वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी जानी जाती है, उसके बारे में जानना है। तो इसमें सबसे पहले जानना है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसमें कौन-कौन से लोग थे और भारत में इसका प्रसार कैसे हुआ। तो इसमें ये जो वामपंथी और कम्युनिस्ट जो शब्द है वो लगभग फ्रांस का लिया हुआ है, वहीं से उत्पन्न हुआ ये जो है कि भारत में 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया कि प्रारंभिक दशकों में जैसे ही मालूम पड़ता है कि जो 20वीं शताब्दी आई है, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशकों से ही शुरू हो गया है। यह जो प्रथम विश्व युद्ध ये सब जो हुए हैं, ये सब में भी इन लोगों का भूमिका रहा है। ये लोग सभी हैं और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वह भारत में आकर के पहले तो छुप के कार्य किया करते थे और धीमे-धीमे जब वो कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने लगे तब ये सबको नज़र आने लगे कि हाँ, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार से ये तभी सबके सामने आए और फिर जब अंग्रेज़ों को यह पता चला तो ये जो क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं उनका दमन किया गया, उन्हें काफ़ी प्रताड़ना दिया गया और इस प्रकार से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में फिर से मतभेद हो जाती है। और जो मतभेद होने का सबसे बड़ा कारण था कि जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाएगा, तो उसमें जो ये जमींदार और जो बिजनेसमैन जो है वो उनका समर्थन करते हैं असहयोग आंदोलन में, जिसका ये कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है। चूँकि ये जो जमींदार वर्ग के लोग थे और ये जो फैक्ट्री उद्योगपति थे, उन्होंने मज़दूरों का शोषण किया हुआ था और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह मज़दूरों के शोषण के खिलाफ काम किया करता था। इसी के लिए ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में फिर मतभेद हो जाता है। ये एक साथ आते हैं और फिर इनमें विभेद हो जाता है, जिससे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो गरम दल के जो लोग होते हैं, वो इस कम्युनिस्ट पार्टी को जॉइन कर लेते हैं कांग्रेस को छोड़ कर के। तो इसी प्रकार से ये कम्युनिस्ट पार्टी आता है और भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाते हैं और बहुत सारे जो एक्ट आ रहे हैं अंग्रेज़ों के उसका विरोध किया करते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो एकदम से वामपंथी थे, मतलब ये किसी का बात नहीं माना करते थे। तो ये चाहते थे कि सभी लोगों का ये जो संपत्ति पे है अधिकार होना चाहिए। इसी के लिए ये लोग एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वामपंथी यानी कम्युनिस्ट शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। तो ये सब जो वामपंथी शब्द है वो फ्रांस के क्रांति से यानी फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुआ था कि ये वामपंथी लोग कम्युनिस्ट जो समाजवादी है वो कौन है। परंतु कालांतर में समाजवाद और साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। तो ये है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में समाजवाद विचारधारा के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। उस समय इन विचारों में जुड़े हुए लोग मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे और मौलवी बरकतुल्लाह गुलाम हुसैन आदि के नाम प्रमुख थे। तो जो भारत के जो ये मुस्लिम नेता थे, उनमें से 2-3 नेता के जो नाम आए हैं, ये मुजफ्फर अहमद, मौलवी बरकतुल्लाह, ये सब जो है कि ये समाजवादी जो कार्यकर्ता है, कम्युनिस्ट वामपंथी, उसकी स्थापना करते हैं। ये चोरी-छुपे से किए हैं और इन सभी ये लोग जो है अभी खुलकर सभी के सामने नहीं आते। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारधारा का पोषण शुरू किया, परंतु रूस की क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारधारा तेजी से भारत में फैलना शुरू हुआ। उसी समय 1920 में एम.एन. नारायण ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, लेकिन अभी भारत में ये लोग छिप-छिप कर काम करते रहे थे। तो ये जो एम.एन. नारायण है, वह 1920 में भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर देते हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर के जो ये बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर के जो ये सभी नेता हैं, वो सभी मिलकर के कार्यकर्ता
और जब रूस की क्रांति सफल हो जाती है तो इन लोगों को भी लगता है कि इसी तरह से हमारे भारत को आज़ाद किया जा सकता है। तो इन लोगों ने भी अपनी एक पार्टी बनाती है जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम देते हैं। और ये लोग अभी खुलकर सामने नहीं आते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि ये इनका समर्थन अभी कोई नहीं करेगा जब तक ये अच्छे कोई परिणाम नहीं लाते। तो ये छिपकर के काम किया करते थे। तो अब इसके बाद आता है कि ये अलग कैसे हुए? एक कैसे हुए और अलग कैसे हुए? अ, फिर असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र-पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपने विचार का फैलाने का अच्छा मौका मिला। साथ ही ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी जुड़ गए थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों पर दमन दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस यानी 1922-23 कानपुर षड्यंत्र केस, 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के तहत में 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। ये जो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें एक षड्यंत्र रचा गया जिस अंग्रेजों के द्वारा और उन पर केस चलाए गए जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चूंकि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों से जाके मिल चुके थे, इसीलिए उन्हें असहयोग आंदोलन में जो उन्होंने विचार अपने फैलाए हैं उसके कारण उन्हें उन पर मुकदमे चलाए गए अंग्रेज सरकार के द्वारा। तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। इस समय से इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस पारित नहीं होने दिए थे। यह कानून कम्युनिस्ट के विरोध में था। यह इस तरह अब साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर जो भारत में एक बार और जब ये 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये जो एक सत्यभक्त नामक व्यक्ति पुनः निकल कर आए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले ये जो साम्यवादी लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे उन पर जो मुकदमा किया जाता था तो उन्हें साम्यवादी शहीद कहने लगे और जो कांग्रेस है वो एक अंग्रेजों के द्वारा जो पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया उसका विरोध किया गया। और इस तरह से ये दोनों विरोध करते-करते एकजुट हो गए, लेकिन ये बाद में इनमें विरोध होना शुरू हो गया था। तो फिर दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने फिर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है और इसकी जो दोबारा स्थापना है उसे इंग्लैंड के जो साम्यवादी जो पार्टी है, उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी उनको दोनों में एक आपसी सामंजस्य स्थापित हो गया है और जिससे इंग्लैंड के साम्यवादी और भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दोनों एक होने लगे हैं, जिससे ये जो भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उन्हें समर्थन मिलेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस के विरोध शुरू कर दिया क्योंकि उन कांग्रेस उन उद्योगपतियों व जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। तो ये जो भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस का जो संबंध है वो ये दोनों जो एक हुए थे उसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो उसमें जो उद्योगपति और जमींदार है जो जिनके समर्थन से ये चला तो उसका विरोध करना था। जो उद्योगपति थे और जमींदार थे उनका समर्थन नहीं लेना था। इसीलिए जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनसे ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जो लोग मजदूरों का शोषण किया करते हैं उनका समर्थन से हम लोग आंदोलन अगर चलाते हैं तो अगर सफल हो जाते हैं तो फिर भी मजदूरों का शोषण होता ही रहेगा। तो ये आंदोलन करने का हमें कोई फायदा नहीं होगा, जिसके लिए वो लोग अलग हो जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी दलों की भी आलोचना करनी शुरू कर दी और कांग्रेस ने अपना संबंध तोड़ लिया। यह वह दौर था जिसमें समाजवादी अपने को इससे अलग नहीं रख पाए। साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा जिसकी एक परिणति सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। ये जो साम्यवादी लोग हैं, ये जो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अब कांग्रेस के अंदर फूट डालना शुरू कर दिया है जिससे कांग्रेस भी टूटने लगी है। जिसमें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस निकलते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कांग्रेस को छोड़ करके। तो इस प्रकार ये जो वामपंथी यानी कम्युनिस्ट पार्टी था उसके बारे में हम लोग जाने हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना कैसे हुई है, कहाँ से आई है। जैसे कि ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह
ये स्थापित हुआ पार्टी था, और इसने भारत में कैसे अपने आप को फैलाया और फिर ये कुचले गए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के जो दमनकारी नीति और षड्यंत्र केस जो चला, उसमें इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार से ये जो वामपंथी पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी स्थापना भारत में अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन इसके कुछ अच्छे परिणाम हुए, जो इसे ये सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में कुछ ही दिनों के लिए प्रभाव पड़ा और फिर हट गया। तो अब जानना है कि हमें मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। तो ये जो मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग जो है 1897 की क्रांति, जब ये भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन चला था, उसे अंग्रेज चकित थे, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे कभी क्रांति न हुआ, ये अब तक के विरोध नहीं हुआ, जिसमें सबसे बड़ा क्रांति भारत की जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, वह सबसे पहली जो स्वतंत्रता संग्राम थी 1897 की, वह क्रांति थी, जिसने अंग्रेजों को सोचने पे विवश कर दिया कि जो लोग अभी तक एकजुट नहीं हुए थे, उनमें इतनी बड़ी एकता आ गई, और इस प्रकार से उन्होंने अब अपना जो उनके अधिकारी थे, उनके साथ बात करते हुए उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति पे अपना कार्य, वो जो नीति है वो शुरू किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू किए, धार्मिक और जातीय विरोध, जो जातीय विभाजन था उसको, उसमें जो कठोरता थी, उसके जो कठोर नियम थे, उसको लागू करवाने के लिए ये लोग सामने आते हैं, और भारत में सभी लोगों को आपस में धर्म और जाति के रूप में विभाजित करके इन्हें लड़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें शासन करने में आसानी होती है। और ये जो कांग्रेस की स्थापना होगी होगी उसे हिंदुओं की पार्टी कह करके संबोधित करेंगे अंग्रेज लोग, और फिर जब हिंदू मुस्लिम फिर एक होने लगेंगे, तब मुस्लिमों में फूट डाल करके और कांग्रेस में फूट डाल करके दोनों को अलग कर देंगे, और मुस्लिम के लिए एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर देंगे, जिससे मुस्लिम लोग सभी मुस्लिम लीग में चले जाते हैं, और कांग्रेस जो हिंदू थे और जो अन्य जनजाति के लोग थे, वो कांग्रेस में चले जाते हैं, जिससे ये दोनों में आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है, और जो सभी लोग एक हो गए थे, उनमें फिर से फूट डल जाती है, जिससे जो सबसे पहले तो कांग्रेस का समर्थन ये अंग्रेज लोग किया करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करते हैं, जिससे ये लोग आपस में एक हो जाते हैं। लेकिन जब ये जो खिलाफत आंदोलन होता है, उससे जो मुस्लिम लोग विरोध करते हैं, तो फिर ये मुस्लिम मुस्लिम लोगों के समर्थन में चले जाते हैं। तो फिर ये जो अंग्रेज है, वो कांग्रेस का समर्थन करना बंद कर देती है, और मुस्लिम लीग से समझौता कर लेता है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कर देता है। 1897 के विद्रोह ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हुए कि भारत में जहां धार्मिक एवं जातीय विभाजन काफ़ी कठोर था, वहां दोनों संप्रदायों में आमने-सामने खड़ा करके आसानी से शासन चलाया जा सकता था। तो अंग्रेज लोग अच्छे तरीके से जानते थे कि लोग जो है यहाँ पे धार्मिक और जातीय विभाजन पर भरोसा करते हैं, इसे इनमें लड़ा करके, इनमें सांप्रदायिक विभेद करके इन पर शासन किया जा सकता है। यही फूट डालो और शासन करो की नीति की चरम परिणति थी। यही कारण है कि 1887 में ही लॉर्ड डफलिन ने कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहकर संबोधित किया था। साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था। तो एक अंग्रेज विलियम हंटर नामक एक अंग्रेज अधिकारी है, जो उसने या कवि है कोई, जो एक मित्रता नामक पत्रिका निकालता है, एक कहानी देता, एक स्टोरी छापता है, जिसमें अंग्रेज और मुस्लिम की मित्रता पर बल दिया है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत के राष्ट्रीय चेतना का प्रसारण के लिए धर्म के सहारा लेना शुरू किया। इस सब की बातों ने मुसलमानों में यह भाव पैदा कर दिया कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता है। इस तरह एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई, क्योंकि कुछ मुस्लिम संभ्रांत के लोग भी अंग्रेज समर्थन पाकर के अपने समाज के उपेक्षा स्थिति को से बाहर निकल विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। तो कुछ जो मुस्लिम लीग के जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने चाहा कि हम अपने
जो मुस्लिम लोग हैं, उन मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके साथ उनका विकास के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं अंग्रेज़ों के साथ अगर मिल गए तो। तो ये जो मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता होंगे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के और अच्छी खासी उनके उनके अच्छे संबंध बन जाते हैं। तो ये जो और उसमें ही ये सबसे पहला जो कारण है कि ये जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो सभी धर्म का सहारा लेकर के कांग्रेस का प्रचार करना शुरू कर देते हैं, जिससे मुस्लिम में भी मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता है उनमें एक अलग से आक्रोश पैदा होते है कि ये जो कांग्रेस लोग हैं वह हिंदू धर्म के प्रचार करके अपना एक जब भारत आज़ाद होगा तो उसे हिंदू राज्य घोषित करना चाहते हैं। ये हिंदू राज्य की स्थापना कर लेंगे और मुस्लिम लीग के जो लोग हैं उन्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से मुस्लिम लीग के लोग अब कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। अंत में मुस्लिमों में शिक्षा का प्रसार के प्रयास किए जाने लगे, जिनमें अब्दुल लतीफ़ आग खां और सर सैयद अहमद खां अग्रणीय थे। सर सैयद अहमद खां ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किया। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा के द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांत पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। ये जो मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता है उन्होंने मुस्लिमों की शिक्षा पे जोर दिया, जिसमें अब्दुल लतीफ़ आग खां और सैयद अहमद खां जैसे जो नेता है, उसमें से सैयद अहमद खां ने 1887 में एक मुस्लिमों के लिए एक ओरिएंटल कॉलेज खोल दिए हैं अलीगढ़ में। और उसके बाद 1905 में जब लॉर्ड कर्जन जो है वह बंगाल का विभाजन कर देते हैं, बंगाल को 2 भागों में बाँट देते हैं, जिससे बंगाल 2 भागों में बढ़ जाता है और इसी प्रकार से जो मुस्लिमों का एक प्रांत हो जाता है और एक हिंदुओं का प्रांत कर देते हैं अंग्रेजों के द्वारा। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत का नाम दे दिया जाता है। साथ ही मुसलमानों को यह समझाया गया कि यह विभाजन उनके हित में है, परंतु इसका मुख्य लक्ष्य उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करना था। सरकार की इस नीति का हिंदू एवं मुसलमानों से मिलकर इतना कड़ा विरोध किया, अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल का विभाजन वापस ले लिया है। तो 1905 में ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का तो 2 भागों में बांट दिया और मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता है, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उन्हें बतलाता है कि ये जो पूर्वी बंगाल है वह मुस्लिमों के लिए बनाया गया है, उनके हित के लिए बनाया गया है। और इस प्रकार से वो जो इनका जो अंग्रेजों का जो उद्देश्य था कि भारत की जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उन्हें कमज़ोर कर दिया जाए, तो इस प्रकार से तो इन्हें कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन जब ये अंग्रेजी सरकार की जो ये नीति है, हिंदू और मुसलमान जब समझ जाते हैं दोनों कार्यकर्ता के लोग, तो इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध के कारण लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 में बंगाल के विभाजन को वापस ले लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य किया जो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर सके। इस नीति में लॉर्ड मिंटो ने अमल करना शुरू किया और अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ एवं अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कवर्ड ब्लॉक के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिलने की बात कही। इसी परिप्रेक्ष्य में नवाब मुहम्मसिन उल मुल्क ने 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में मिले। इस तरह से आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डालते हैं। तो जब बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिम एकता को जब अंग्रेजों ने देखा, तो उससे उन्हें लगा कि अगर इन लोगों की एकता ऐसे ही बनी रही तो जो अंग्रेजों का शासन जो है वो जल्द ही हटा दिया जाएगा और जल्द ही उखाड़ दिया जाएगा और जो भारत के राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी विजय हो जाएगी। तो उन्होंने अपना सचिव से बात करके और मुस्लिम लीग के जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल से मिल करके उन्होंने ये मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता थे, मतलब जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, प्रमुख नेता थे, उनसे मिलते हैं और उनकी जो सबसे मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसकी स्थापना के लिए उन्होंने अक्टूबर 1906 में उनका आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। तो ये जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया है वह आगा खां के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। तो हमने पिछले ही कक्षा में देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो नहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वह कैसे हुई, और इस वीडियो में हमने देखा
वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर इसके बाद आरएसएस की स्थापना कैसे होती है अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए खेलते रहिए, कूदते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।